लास्ट कभी नहीं आता। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 शुरू करें। अपील्स पेज 331। इसको काट दें। पॉइंट 3, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब ये बताया था कि कमिश्नर टैक्स पेयर को कहेगा कि मोहतरम आपका केस, सॉरी एपेलेट अथॉरिटी कहेगी कमिश्नर को कि हमने आपका केस सुन लिया है। कमिश्नर और टैक्स पेयर, हमने ये सोचा है कि कमिश्नर आप जाएं दोबारा से काम करके आएँ। आपने ना बैंक स्टेटमेंट मंगवाई हैं, ना सही तरीके से ऑडिट किया है, तो कमिश्नर दोबारा काम करेगा। तो हमने कहा था वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने ये काम करना है। ये पहली बात पड़ी थी। दूसरी बात, पॉइंट 3, अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैसला तय पा जाए कि कमिश्नर ने काम दोबारा करना है, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड और मॉडिफाइड, कोई सेक्शन 121 वाला या 122 वाला, हैज बीन सेट असाइड और मॉडिफाइड। सेट असाइड दोबारा काम करो, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड और मॉडिफाइड, यानी कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर में मसला है, उसको दोबारा से करो। द प्रोसीडिंग्स में कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। तो प्रोसीडिंग कहां से शुरू होंगी? अगली स्टेज से। क्या मतलब? अगर काम नए सिरे से करने को कहा जाए या बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें या जहां तक काम हो चुका है उससे आगे चलें, द प्रोसीडिंग में कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज तो नहीं लिखा हुआ ना, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। और अब जरूरी नहीं है कोई ऐसे नोटिस जो आपने ऑलरेडी इशू किए हुए थे उन्हें दोबारा इशू करना जरूरी नहीं है। इट विल नॉट बी नेसेसरी टू री इशू एनी नोटिस विच वाज ऑलरेडी इशूड। कोई नोटिस अगर आपने पहले इशू कर दिए हुए थे तो दोबारा इशू करना जरूरी नहीं है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू री फर्निश एनी रिटर्न विच वाज ऑलरेडी फर्निश्ड। कोई नोटिस जो आपने पहले इशू कर दिए हुए थे वो दोबारा इशू करना जरूरी नहीं है। और कोई रिटर्न जो आपने पहले जमा करवा दी हुई थी, नोटिस कौन इशू करता है? ऑलरेडी इशूड बाय कमिश्नर। कमिश्नर नोटिस इशू करके डेटा मंगवाता है। कमिश्नर नोटिस इशू करके डेटा मंगवाता है। वो नोटिस जो ऑलरेडी कमिश्नर ने इशू कर दिए थे वो दोबारा इशू नहीं करेगा, और टैक्स पेयर ने जो रिटर्न जमा करवा दी है दोबारा रीफर्निश नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या मतलब है? बस काम नए सिरे से शुरू होगा या नेक्स्ट स्टेज से शुरू होगा? और इट विल नॉट बी नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि दोबारा ही वही काम शुरू कर दें, जहां तक हो चुके वहां से आगे चलें। अच्छा, कैसा हो सकता है कि कोर्ट का ये फैसला आए, पेज 334, सेक्शन 124 का 5, अगर कोर्ट के फैसले में ये कह दिया जाए, ये कह लिखा हुआ है, कह, अगर कोर्ट के फैसले में ये कह दिया जाए कि ये इनका अंजुम की नहीं है, 2 बंदे थे, उनकी प्रॉपर्टी का कोई मसला था, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये इनकम अंजुम की नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे ये इनकम जो है वो नवाज शरीफ की नहीं है, तो फिर भाई उसके बेटे की होगी या उसकी बेटी की होगी, है तो उन्हीं के घर ना। तो अगर ये फैसला आए कि ये इनकम घर में फलां भाई की नहीं है, तो फिर जाहिर बात है कोई दूसरा भाई तो कमा ही रहा होगा। तो जब कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि ये इनकम फलां बंदे की नहीं है, तो ये बात इंप्लाइड होगी कि कमिश्नर 2 ऑर्डर भेजेगा। एक उसको भेजेगा कि तुम्हारी ये इनकम नहीं है, और एक उसी घर में किसी और बंदे को भेजेगा कि ये तुम्हारी इनकम है। अगर कोर्ट के फैसले में ये कह दिया जाए कि ये इनकम अंजुम की नहीं है, तो कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा 2 असेसमेंट ऑर्डर। 2, ये इनकम अंजुम की नहीं है और ये इनकम से ज़्यूम अकरम की है। फर्ज कर लें दोनों आपस में भाई थे, तो ये इनकम अंजुम की नहीं है बल्कि ये इनकम किसकी है? अकरम की है। अब अकरम ये एतराज नहीं कर सकता कि मुझे क्यों अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया।
अब अकरम ये एतराज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था इनकम अंजुम की नहीं है, इससे ये बात इंप्लाइड है किसी की तो दुनिया में है ना, ये तो नहीं होता कोई भी ना कमा रहा होगा, खलाई मखलूक कमा रही हो। तो अगर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि ये इनकम अंजुम की नहीं है, तो ये बात इंप्लाइड है कि ये इनकम किसी ना किसी की तो दुनिया में है, तो वो बंदा अकरम है। जाहिर बात है केस की बुनियाद पे तुक्के तो नहीं मारे जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी होगी। अब अकरम ये एतराज नहीं कर सकता कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, क्योंकि अकरम का ऑर्डर अंजुम के केस के फैसले के ताबे इशू हुआ है, उसको इसी वजह से ऑर्डर दिया गया। इफ ड्यू टू एन एपेलेट ऑर्डर, एपेलेट ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है? कोर्ट का। और एपेलेट ऑर्डर आपको 3-4 दिखाए थे, कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसल, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी अफर्म, मॉडिफाई, नल, ये सारे एपेलेट ऑर्डर थे, कोर्ट के फैसले। इफ ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड, कोई इनकम रिक्लासिफाई होगी, किससे? अंजुम से अकरम की। एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर, नीचे वाला पहले पढ़ें, from taxable income of one taxpayer to from one to another taxpayer। तो अगर ये साबित हो जाए कि ये इनकम फलां की नहीं है बल्कि फलां की है, तो फिर इस बात का मतलब ये होगा कि अब इसको ये एतराज नहीं होगा कि ये कहे यार मुझे क्यों आपने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। हालांकि कोर्ट के फैसले में तो वाजे लिखा होगा कि ये इनकम किसकी नहीं है, अंजुम की नहीं है, तो बात इंप्लाइड होगी कि फिर किसी की तो है, फिर वो ग्राउंड रियलिटी की बेस पे डिसाइड हो जाएगा किसकी है। If due to an appellate order any income is reclassified, अच्छा एक और ऑप्शन भी हो सकती है, अगर कोर्ट का फैसला आया कि ये इनकम इंजमाम की 2010 की नहीं है, तो इससे ये बात इंप्लाइड होगी कि या तो इसकी 11 की इनकम है या 2009 की इनकम है तो इसी की इनकम ना, तो विद इन पर्संस भी रिक्लासिफिकेशन हो सकती है और विद इन ईयर्स भी रिक्लासिफिकेशन हो सकती है। इफ ड्यू टू एन एपेलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, तो इसमें पॉइंट ए में टीपी सेम है, क्या चेंज हो रहा है? ईयर, और अगले में ईयर सेम है लेकिन टीपी क्या हो रहा है? चेंज, अगले में टैक्स पेयर चेंज हो रहा है। तो कितनी किस्म की रिक्लासिफिकेशंस अलाउड हैं? 2 तरह की। इफ ड्यू टू एपेलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड, रिक्लासिफिकेशंस 2 किस्म की, उसी टैक्स पेयर की अगले साल की इनकम में डाल दें या इस बंदे की बजाय किसी और की इनकम में डाल दें। अच्छा, अब एतराज कौन करेगा? दूसरा बंदा एतराज करेगा ना कि मेरी इनकम में क्यों डाला है। तो सुन लें दूसरे बंदे के एतराज का जवाब। दूसरे बंदे के एतराज को हम कैसे टैकल करेंगे? The assessment order issued for other year या for other taxpayer is assumed to have been issued in the रोशनी of appellate authority का order। वो जो ताबे का लफ्ज़ मैंने अभी बताया था, वो नए को ऑर्डर पुराने के ताबे रह के दिया जा रहा है। The assessment order issued for other year is assumed to have been issued as a result of order of court। कोर्ट के ऑर्डर में ये बात इंप्लाइड होगी। अच्छा जी, पॉइंट 6, where appeal effect order is to be issued, general time limits for amending assessment will not apply। इस सेक्शन में जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगती। जनरल टाइम लिमिट्स का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था ये तो एक फॉर्मेलिटी है। जनरल टाइम लिमिट्स 5 और 5 वो 122 में लिखी हुई थी, 5 साल या 5 साल और 1 साल विच एवर इज लेटर। तो जनरल टाइम लिमिट्स एक दिन आपको दिखाया भी था मैंने, जनरल टाइम लिमिट्स ना लगने का क्या मतलब है। तो जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगती का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एपेलेट ट्रिब्यूनल से कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया, अगले सफ़े पे एपेलेट ट्रिब्यूनल से केस हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद ये फॉर्मेलिटी आपने पूरी की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी की तो ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। इसके लिए 5 साल वाले टाइम लिमिट्स हैं या ये वाला असेसमेंट ऑर्डर जब मर्जी इशू करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का सेक्शन कौन सा था? 122। उसकी रोशनी में कितने साल में अमेंडमेंट हो सकती है? 5। अमेंडमेंट किसने करनी होती है? कमिश्नर ने। वो वाला अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर था जिसके लिए 5 साल की लिमिट थी, ये वाला। लेकिन अगर बात कोर्ट में चली जाए तो कोर्ट तो खुद ही 2-3 साल केस सुनाने में लगा सकता है। तो फिर 5 साल तो कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। 3-4 साल बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया, 2 साल बाद कोर्ट का फैसला आया, फिर तो 5 साल गुजर चुके होंगे।
तो 124 की अपनी टाइम लिमिट्स हैं या ये 122 की टाइम लिमिट्स यूज करेगा? इसकी तो कल हमने अपनी टाइम लिमिट्स पढ़ी थी। इसकी टाइम लिमिट कोर्ट के फैसले के बाद शुरू होती है। इसकी टाइम लिमिट कोर्ट के फैसले के बाद शुरू होती है। इसकी टाइम लिमिट अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर से शुरू नहीं होती। तो इसलिए भाई ये कह रहा है कि 122 वाली चीजें यहां नहीं लगेंगी। जनरल टाइम लिमिट्स का मतलब होता है 122 वाली, विल नॉट अप्लाई है। आगे लिख लें, इसकी टाइम लिमिट्स तो कहां मेंशन है? ऊपर पॉइंट 1 में। चले मैं देख लेता हूं, 1 में, 4 में और 2 में। इसकी तो टाइम लिमिट 1, 4 और 2 में ऊपर जिक्र की हुई है। थोड़ा सा ऊपर देखें सफे के, जिसकी अपनी टाइम लिमिट्स है उसको सेक्शन 122 की टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। नोट, इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर 124, कौन सा वाला? अपील इफेक्ट ऑर्डर, इस सेक्शन वाला। अगर कोई टैक्स पेबल आपका बनता है, द टैक्स पेबल शैल बिकम इमीडिएटली पेबल। अगर इस सेक्शन की रोशनी में कोई टैक्स आपने जमा करवाना है ना, यानी कोर्ट के फैसले के बाद, तो वो फौरन जमा कराना है या लेट करके जमा करवाना है? फौरन जमा करवाना। यार अब क्या करें, अल्लाह भला करे आई कैप का। लॉ में एक जगह लिखा हुआ है कि टैक्स जमा करवाना होता है 30 दिन में, जब कभी कोर्ट का केस चल रहा हो। लेकिन वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। अब वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, वो डाली नहीं आई कैप ने, ये चीज़ डाल दी। अब ये 30 दिन वाली बात बच्चे को पता ही नहीं, तो फिर येलो वाली बात बच्चे को कहाँ से समझ आनी है? बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, बस सादा सी बात, 124 सेक्शन की रोशनी में अगर कभी टैक्स जमा कराना पड़ा तो लिखाइएगा बड़ा बड़ा करके, ये टैक्स कब जमा करवाना है? इमीडिएटली। और एक बात याद रहेगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 30 डेज, 30 डेज में जमा नहीं कराना होता। 30 डेज बिल में जमा कौन सा टैक्सेस कराने होते हैं वो एक अलग बहस है, वो सेक्शन ही हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस ये टैक्स कब जमा करवाना होता है जी? इमीडिएटली। ओके अच्छा, 114 सेक्शन हम निकालेंगे अभी, लेकिन वो मैं बाद में निकालूंगा। अच्छा, ये एक सेक्शन है छोटा सी सेक्शन ही 136। अगर आपने कोर्ट में केस किया तो कौन साबित करेगा कि आप सही हैं? आप खुद। बर्डन ऑफ प्रूफ, उर्दू में साबित करने का बोझ, किसने साबित करना है कि मैं सही हूं? इसी सफे पे, बर्डन ऑफ प्रूफ। इफ टैक्स पेयर फाइल्स एन अपील, अगर आप अपील कर रहे हैं तो इट इज लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, तो यह आपकी जिम्मेदारी है टू प्रूव दैट द असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स। मुझे जो असेसमेंट ऑर्डर आया है 121 वाला, 122 वाला, इट डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स। लिख लें 121 और 122, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट। कौन साबित करेगा कि मैं सच्चा हूं? टैक्स पेयर। और टू प्रूव दैट द डिसीजन इज erroneous, और उनका फैसला क्या है? गलत है। किनका फैसला गलत है? टैक्स कमिश्नर का फैसला गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इसने? इन केस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इन अदर केसेस नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, आपको नॉन रेजिडेंट का क्या करार दे दिया गया? रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर आप साबित करेंगे कि आपका टैक्स करेक्टली कैलकुलेट नहीं हुआ, और अगर आप नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिए गए तो आप साबित करेंगे कि ये डिसीजन क्या है, सही है या एरोनियस है? एरोनियस है। तो कल हमने रूल्स क्या पढ़े थे? रूल्स, प्लेस ऑफ सिटिंग बताई जाएगी, टाइम एंड डेट बताया जाएगा, साहिल समंदर के किनारे 14 अगस्त को आ जाना, फिर प्रोसीडिंग सुपरवाइज करेगा कोई बीच में से, नोटिस इशू करके टैक्स पेयर को बुलाया जाएगा, वो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा और वो खुद आएगा, और फिर उसके बाद बोर्ड को मशवरा दे दिया जाएगा एडीआरसी ने क्या किया। अच्छा जी, पेज 332 सेक्शन 124 से एक 124 से दिया हुआ है उर्दू में? हाँ दिया हुआ है। तो 124 से पेज 334, ये देखें जी,
2010 में एक मसला अराइज हुआ। मिसाल के तौर पे आपने कोई स्टॉक है वो ऑब्सोलीट हो गया है और आपने खर्चे में डाल दिया। अब इस पे बहस शुरू हो गई कि यार ये ऑब्सोलीट स्टॉक खर्चा बनता है या नहीं बनता, गला सड़ा स्टॉक खर्चा बनता है या नहीं बनता। ये वाला केस मिसाल के तौर पे यहां पे एपलेट ट्रिब्यूनल में या चलें हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, ये हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में डिसाइड कर दिया है। हाई कोर्ट ने किसकी फेवर में डिसाइड कर दिया है? टैक्स पेयर की फेवर में। ये केस इस साल हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में डिसाइड कर दिया। अब कमिश्नर का इरादा होगा कि इसके खिलाफ कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? ये जो गला सड़ा स्टॉक है टैक्स पेयर इसको खर्चे में डालते हैं, मेरे ख्याल से तो ये जेन्युइन खर्चा मुझे लग रहा है, कोई एतराज नहीं है मुझे इस पे। हाई कोर्ट का फैसला आ गया कमिश्नर के खिलाफ टैक्स पेयर के हक में। अब कमिश्नर को यह हुक्म दिया जा रहा है, कमिश्नर अब आपने टैक्स पेयर को नहीं छेड़ना, अब आपने टैक्स पेयर को नहीं छेड़ना। मिसाल के तौर पे 2000 हो सकता है 11 में भी छेड़ा हो, 12 में भी छेड़ा हो, लेकिन 13 में तो कोर्ट का फैसला आ गया। आज के बाद 2013 में, 14 में, 15 में आप बिल्कुल मत छेड़ो टैक्स पेयर को सेम इशू पे, क्योंकि उसकी तो बिजनेस की नेचर ही ऐसी है कि रोजाना रात को सब्जियां गल सड़ जाती हैं, वो उसको खर्चे में डाल देता है। उसकी तो बिजनेस की नेचर ही ऐसी है। तो हर साल तुमने पंगा नहीं लेना, हर साल तुमने पंगा नहीं लेना और वक्त गुजरता रहे। हो सकता है कल कला को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और कल कला को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें यह डिसाइड हो, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम 2022 में ले आते हैं। कल कला को सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए 12-13 साल बाद कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टैक्स पेयर लूज कर गया है। अब कमिश्नर कहेगा कि भाईजान मैं जीत गया हूं, अब मुझे इजाजत दो ये सारे पुराने साल में उठा के बदल दूं। अब ये सेक्शन कहता है बिल्कुल आप बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने ही आपको रोका हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे बहस हो जाए और उस पॉइंट ऑफ लॉ का फैसला हाई कोर्ट टैक्स पेयर की फेवर में कर दे और कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा हो, तो कमिश्नर ऐसा करे कि सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन टैक्स पेयर को सेम इशू पे बार बार तंग करना छोड़ दे, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कम से कम ये कह दिया ना। तो अम्मी कह दें कि छोटे भाई को तंग ना करो, तो अब आप तंग ना करें, अनलेस के अब्बू कह दें बेटा इसे तंग किया करो, ये पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो और बात है। फिर अब सारा इकट्ठा ही तंग कर लें उसको। ठीक है जी। तो कौन कह दे तो कमिश्नर ठंडा हो जाए? क्या कह दे कमिश्नर को? सेम इशू पे तंग करना छोड़ दो। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में फैसला और फैसला टैक्स पेयर के, तो कमिश्नर को चाहिए कि सेम इशू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग ना करे। ख्वा कमिश्नर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। लेकिन भाईजान हाँ अगर बाद में से सुप्रीम कोर्ट अब कमिश्नर के हक में फैसला सुना दे, तो कमिश्नर अब पिछले सारे सालों को उठाकर बदल देगा और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम और अब 122(2) और 122(4) वाली जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते हो भाईजान 5 साल गुजर गए हैं, 5 साल बाद पंगे नहीं हो सकते हो। छोड़ो भाई, 5 साल बाद भी पंगे हो सकते हैं। डन। नोट को करना है तो 5-10 सेकंड में दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। नोट करना ही क्या फरमा रहे आप? बहुत देर कर दी आपने आते आते। कोई भी बहस छिड़ जाती है इनकी, हजारों पॉइंट ऑफ लॉ। जा रहे
नोट नहीं करा, अभी गया नहीं, अभी जा रहा है बोल रहा है। अब कमिश्नर सारे सालों को उठा के बदल देगा। ये क्या है? थरथली है। कमिश्नर ने थरथली डाल दी है सारे सालों में। ये देखें थरथली, इसको थरथली का नहीं पता। कमिश्नर ने कहा चलो 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 हटो 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 हटो, सारे सालों को बदलो, चलो 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 बस 124 है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही डिसाइड करे। एक और बात सुन लें, अगर कोई केस एपलेट ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया और टैक्स पेयर के हक में डिसाइड कर दिया, अब कमिश्नर को चाहिए टैक्स पेयर को ना छेड़े, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना जा रहा हो सकता है हाई कोर्ट में फिर जाके वही हो जो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। तो फिर ऐसी सूरत में अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद कमिश्नर सारे सालों को उठा के छेड़ देगा। तो ये बात तो हाई कोर्ट की मैंने मिसाल के तौर पे दी थी। हो सकता है एपलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट जा रहे हो आप, ये मिसाल तो मैंने दी थी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की। यार ये ना मॉडिफाई का लफ्ज आएगा पेपर में, मॉडिफाई। पुराने सारे सालों को मॉडिफाई कर दे, पुराने सारे सालों को क्या कर दे? मॉडिफाई कर दे, रिवाइज नहीं मॉडिफाई। Where a question of law has been decided by High Court या कोई भी appellate tribunal, the commissioner may follow this decision। भाईजान ठंडी करके खाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे। कमिश्नर रिलैक्स हो जाओ, तंग ना करो, ना छेड़ो। आप द कमिश्नर में लिख लें कि घर में कौन किताबें देखते हैं आपकी, तो आप देख लें, बड़ी बात है। द कमिश्नर में फॉलो दिस डिसीजन, कमिश्नर इस डिसीजन को फॉलो करेगा। For same taxpayer for, अच्छा, where a question of law has been decided by High Court or appellate tribunal, इधर होना चाहिए था in favor of taxpayer, ये होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था in favor of taxpayer। बताएं जी, where a question of law has been decided by High Court or appellate tribunal in favor of, the commissioner may follow this decision for same taxpayer, for same taxpayer for other years pending before him। समझ आ गया? जो दूसरे साल इसके सामने पेंडिंग चल रहे हैं, अब इनमें ना छेड़े इसको, ये सारे पेंडिंग ही है ना साल। When if the commissioner is going in an appeal against the order का मतलब बताएं। चाहे इसमें उर्दू जहां लिखी होती है ना, वहां जाके थोड़ा पढ़ आया करें घर में। अगर कमिश्नर चाहे अगले कोर्ट में जा रहा है, फिर भी कमिश्नर ठंडा हो जाए, कोई मसला नहीं। In case decision is reversed, मतलब means now it is decided। ओए होए होए होए, आप देखना कैसे चुरिया। The commissioner may modify all the assessments। This modification is to be made within 1 year of receipt of appellate order, and in this case general time limits will not apply। appellate order आया 12 मई 2020 को, तो बता दें जी अब 124A कब लगेगा? विद इन 1 year ऑफ द रिसीट ऑफ एपलेट ऑर्डर, एग्जैक्ट 1 साल के अंदर, 12 मई 2021। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कितने साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने सारे सालों को बदल देना? जो मैं नीचे वाली मिसाल करा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कितने सालों के अंदर सारे सालों का बदल देना है? 1 साल के अंदर। जाहिर बात है परफॉर्मेंस। पावर टू मॉडिफाई ऑर्डर्स, सेक्शन की हेडिंग क्या है? रिटर्न्स, सेक्शन 114। पेज नंबर 308।
ये देखें जी, पे 308 कहते हैं टैक्स पेयर अगर तुम्हारी बेस्ट जजमेंट हो जाए या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाए, 122 पता नहीं कौन सा था, या कमिश्नर अपील फैसला सुना दे, या हाई कोर्ट फैसला सुना दे, या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे, और फिर तुम्हारा दिल चाहे रिटर्न रिवाइज करने को, तो आ जाना यार, टैक्सेबल इनकम ज्यादा करके लाना। कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कभी हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद आपका दिल चाहे मैं थोड़ी सी और इनकम अपनी बढ़ा दूं, कि हाई कोर्ट सारी चीजें नहीं पकड़ सका, जाहिर बात है उधर भी इंसान ही बैठे हैं, तो अगर आपका कभी दिल चाहे, कहते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाना, हम आपको इनकार नहीं करेंगे। तो ये लाइन वैसे मैंने आपको पढ़ाई भी है एक दफा पहले भी, तो लॉ में तो लिखा हुआ है, आप जैसे उनके बारे में अच्छे बच्चे हैं आप। टैक्सेबल इनकम इन द रिवाइज्ड रिटर्न इज ग्रेटर देन इनकम डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी और इशूड बाय, जो टैक्स अथॉरिटी ने कहा हुआ है, टैक्स अथॉरिटी वाले कौन से हैं किसी को पता है? 121, 22 और 122A तक। और एपलेट अथॉरिटी वाले कौन से हैं? 129, 32 और 133। तो इनके बाद भी अगर आपका कभी दिल चाहे आने को इनकम रिवाइज करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन रिवाइज द रिटर्न, आप रिटर्न रिवाइज करके आ जाए, कोई मसला नहीं। डन, ओके। अच्छा, एक टाइम लिमिट इधर रहती थी, 10 साल, 5 साल और 10 साल वाली बात में कहाँ रहती थी? 5 साल और 10 साल वाली बात में टाइम लिमिट 0.5। आम हालात में कितने सालों की रिटर्न जमा करानी है? 5 सालों की। लेकिन अगर मुसलसल 5 साल से जमा नहीं कराई तो कितने सालों की रिटर्न जमा करानी है? 10 सालों की। ये 12 महीने वाली रिटर्न के बारे में बात है या 12 महीने से कम वाली? ये 12 महीने वाले रिटर्न के बारे में बात है, जो नॉर्मल रिटर्न होती है। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव shall not apply, ऊपर वाली टाइम लिमिट नहीं। If commissioner is satisfied that a person who failed to furnish return has foreign income or asset statement, ये वाली टाइम लिमिट नहीं लगेगी अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए कि बंदे ने क्या कमाए हैं, फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट। असल में ना इन लोगों को रिलैक्स थोड़ा सा किया जा रहा है। जो बंदे मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना करवाए ना, उनसे कितने सालों की मांगी जाती है? 10 सालों की मांगी जाती है। लेकिन जो बंदा फॉरेन इनकम और एसेट्स कमा रहा हो और वो मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराए, उसे रिलैक्स किया जाएगा अगर कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि यार वो फॉरेन इनकम्स और एसेट्स वगैरह है, उसके पास और तो कोई चीजें नहीं है। तो बाहर वालों को तंग करो, इतना ज्यादा तंग ना करो कि वो तंग होकर बाहर से ही बाहर चले जाए। तो इसलिए फॉरेन इनकम वालों को थोड़ा सा यहां इनकरेज किया जा रहा है कि अगर तुम लोग मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराओ तो तुमसे 5 साल की मांगी जाएगी, तुमसे 10 साल की नहीं मांगी जाएगी। जरा पढ़े, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव 10 के बारे में बात करें ना, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव shall not apply if commissioner is mutmain that बंदा who failed has foreign income and has foreign assets। तो लिखें, फॉरेन इनकम्स वाला मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराए तो सिर्फ 5 साल ही की मांगी जाएगी। फॉरेन इनकम्स वाला, साल लिख रहे हो ना? हाँ, गुड, बॉल पढ़नी। फॉरेन इनकम्स वाला, माशाल्लाह, फॉरेन इनकम्स वाला मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराए तो उससे 5 साल की ही मांगी जाएगी। अच्छा जी, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, थोड़ी सी जरा क्या कहते हैं रिवीजन कर लें इस चैप्टर की, फिर हम पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा यार, वो पता नहीं मुझे तो पूरे सीए में याद नहीं पड़ा कि मैंने कभी किसी टीचर से जाके पूछा हो या मेरे किसी दोस्त ने जाके पूछा हो, सर सिलेबस खत्म हो गया, कैसे तैयार करना है अब। पता नहीं, छोटी छोटी बात में ना आप ऐसे डिपेंडेंट हुए होते हैं बच्चे आजकल, जैसे कुछ पता ही नहीं इनको दुनिया में हो क्या रहा है। सब कुछ करा दिया, पास पेपर करा दिया, फिर कभी सवाल आ रहे हैं कि ये इस चैप्टर की थ्योरी करनी है। वही सादा सी बात है, अल्लाह ने अकल दी है, पीछे जाके देख लो, थ्योरी के सवाल आए हुए हैं, जब आए हुए हैं तो करनी है, नहीं भी आए हुए तो करनी है।
जो कराई है थ्योरी वो करनी है। तो मुझे हो सकता है मादरत किसी को अगर बुरा लगा हो, लेकिन अब क्या करें, थोड़े अपने पाँव पे खड़े हों, कुछ करें, सिलेबस करा दिया करें तैयार, उसको ख़त्म हुई बात। ओके बाकी चैप्टर 19 और 25 के सवाल हैं, शौक से करें आप। और एक बात याद रखिएगा, 10 से 20% सवाल आपसे, या 25% सवाल भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। और उस पर आप जितनी भी जान मार लें वो इशू आप एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके टाइम में वो 10 से 20% एडजस्टमेंट्स आनी है वो आप लोगों के लिए नहीं होनी है, वो आज तक कभी नहीं आई होनी। तो वो जो हर सवाल के अंदर 10-20% एडजस्टमेंट्स नहीं आती, उनको नहीं देखना होता कि मुझे ये भी नहीं हुआ मेरा क्या बनेगा आगे। भाईजान आप ही जैसे लोग पहले भी गए हैं और उनसे भी ये एडजस्टमेंट्स नहीं होती थी। तो पेपर में अगर आप अभी भी घर जाके कोई न्यूमेरिकल करते हैं और आपका 60% हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि 60% नहीं, आई कैप भी 50 एक्सेप्ट कर रहा है, कि आई कैप कहते हैं 50 भी कर लो बड़ा काफ़ी है। तो न्यूमेरिकल आधा आपका सॉल्व हो जाए, पीछे क्या रह गया। हाँ जो एडजस्टमेंट्स नहीं हुई उनको देखें और उनको समझने की कोशिश करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कि आप कहें कि पूरा न्यूमेरिकल मेरा सही हो जाए, तो ये आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कभी भी रिवीजन में। ओके अच्छा जी, ये रिटर्न ऑफ इनकम भाईजान, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 114 है, ठीक है, देखते हैं साथ साथ। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, कौन सा सेक्शन है, 114। 114 का 2 देखें, व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट, ये 114 का 2 है। अच्छा इसके बाद इज रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेबल, वो ये वाला है। फिर इसके बाद है कैन अ कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, यस ही कैन बाय इशूइंग अ नोटिस। अच्छा एक नोटिस आ गया 12 महीने से कम की रिटर्न वाला, ये हो गया। अच्छा इसके बाद ये भी मेरा 114 ही चल रहा है भाई। अच्छा इसके बाद जो है वो इसमें से जो सवाल आता है ना, इसमें सवाल ये आता है अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, सो व्हाट इज द पावर अवेलेबल टू कमिश्नर, अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, तो ही मे बाय इशूइंग अ नोटिस रिक्वायर हिम टू फर्निश रिटर्न। कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि a commissioner has demanded a return from a person of 2006 standing in 2010, तो बताओ क्या उसने सही मांगी है या नहीं। तो रिटर्न मांगने का नोटिस ये वाला है और रिटर्न 12 महीने से कम मांगने का नोटिस ये वाला है। और ये नोटिस कौन भेजता है, हमेशा कमिश्नर। कोई एक नोटिस भी ऐसा आया ना जो टैक्स पेयर ने देना हुआ, वो मैं आपको खुद बताऊंगा। एक नोटिस शायद पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में ऐसा जो टैक्स पेयर ने देना है, वो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस है कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, मैंने सोचा बता दूं। इसके अलावा सारे नोटिस कमिश्नर ही दे रहा है। कमिश्नर क्या नोटिस देगा, 12 महीने से कम की रिटर्न। अच्छा नोटिस जैसी है ना, अब आपने सवाल में पढ़ा करना है नोटिस की नेचर क्या है। कमिश्नर नोटिस देगा 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराओ, कमिश्नर नोटिस देगा 12 महीने वाली रिटर्न जमा कराओ। अगर वैसे ही आ जाए रिटर्न जमा कराने का नोटिस, तो ये वाला नोटिस होगा, फिर 12 महीने से कम वाला नहीं होगा। तो एक नोटिस हो गया कमिश्नर देता है 12 महीने से कम की रिटर्न वाला, और एक नोटिस होता है कमिश्नर देता है रिटर्न जमा करवाने वाला। अच्छा उसके बाद आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, वो फिर काफी ज्यादा कंडीशंस है, इधर कंडीशंस फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। फिर अगली चीज आती है कि व्हाट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड जब आपने रिवाइज रिटर्न जमा करवानी है, ये अगला अलग सवाल है। और इसमें वॉलंटरी रिवीजन आपको पता है पहले वाली थी। अच्छा अगली बात, अच्छा अब ये बात याद आ गई, ड्यूरिंग घूरी एंड बिफोर बार्किंग। बार्किंग किस लिए होती है, फॉर बाइटिंग। आपको पता है शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है ना, तो लेकिन मैंने कहा था फॉर को आपने पढ़ना नहीं है, फॉर कॉन्सेप्ट खराब करता है आपका, फॉर को सिर्फ बस याद कर लीजिएगा। अच्छा आगे सेक्शन 115 विच पर्संस आर नॉट, अच्छा ये आ सकते हैं पेपर में वैसे 114A, क्योंकि ये सवाल नया आया है, 114A नया आया है। अच्छा 115 पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसी बातें बड़ी नोट करते हैं। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ, सारा याद करो यार, हाथ दोगी, पता नहीं क्यों गैस वर्क में जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, ये तो छोटा सा सिलेबस है, कुछ भी नहीं है, सीए फाइनल का सिलेबस था। और मुझे ये भी याद आ रहा था किताब में सफ़ा कौन सा है, बस ये नहीं याद आ रहा था सफ़े पे लिखा क्या था। तो मुझे समझ नहीं आती, छोटे छोटे सिलेबस होते हैं वही आप लोगों से याद नहीं हो पाते। अच्छा सेक्शन 115, पता नहीं एक्टिविटीज हैं आपकी शायद इतनी। तो सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट। एक सवाल होगा व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट या व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, वो ये होगा। अगला सवाल होगा
कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट। इसमें यह भी है कि कमिश्नर में डिमांड वेल्थ स्टेटमेंट बाय गिविंग अ नोटिस। एक नोटिस ये हो गया, एक नोटिस ऊपर हुआ, एक नोटिस दूसरा हुआ, और एक नोटिस ये तीसरा हो गया कि वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस। वेल्थ नोटिस देगा कमिश्नर, भाईजान आपकी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा, इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट में रिवीजन का कॉन्सेप्ट भी था, ये वेल्थ स्टेटमेंट भी बना लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। ये जो फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये किसने जमा करवानी है और क्या जमा करवाना है ये तो आपको पता चल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं। ये नोटिस देना है टैक्स पेयर ने। मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, उसके बाद टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवानी है। अगर पेपर में आ जाए टैक्स पेयर की जिम्मेदारियां, तो मैंने आपको बताया था 1 और 2 लिखाइएगा। अगर पेपर में आ जाए कमिश्नर क्या करे, तो फिर ये वाला लिख के आइएगा। अच्छा, ये थी रिटर्न जमा कराने की तारीखें। इंडिविजुअल के लिए थी 30 सितंबर और कंपनी के लिए थी 31 दिसंबर, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए 30 सितंबर भी थी। अच्छा, इसके बाद ये एक्सटेंशन ना अपने लफ्ज ढूंढने पेपर में। एक्सटेंशन से क्या मुराद है? रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है, 3-4 सूरतों के अंदर ये तोसी हो सकती है, लेकिन स्टिल आपने डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाना होगा। इजाजत ना मिले तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। ये कर लेने के बाद आपने इस सफे पे आया करना है। रिटर्न ऑफ इनकम जहन में आ गया, बिजनेस बैंक अकाउंट जहन में आ गया, किन लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी जहन में आ गया, वेल्थ स्टेटमेंट अभी भी कराया जहन में आ गया, फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जहन में आ गया। और अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, इसके अंदर कंटेंट्स थे, ऐसे ही अपने जहन में रखने के लिए इसके अंदर कंटेंट्स थे और फॉरेन, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप वो तो ऐसे ही माइंड मेकअप ज़रा थोड़ा सा। तो फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कभी टैक्स पेयर ने बताना होता है, अगर टैक्स पेयर ना बताए तो कमिश्नर ने बताना होता है। मेथड फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, मेथड में वो डेट्स वगैरह थी, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो ये हेडिंग यहाँ आके जरूर पढ़ा करनी है हर चैप्टर के एंड पे, बिकॉज अगर कई दफा हेडिंग में से सवाल आते हैं तो आपको वो हेडिंग ही ना बताओ, सेक्शन पूरा याद हो जाता है, अंदर वाली हेडिंग नहीं पड़ी होती। अच्छा, तो मैं 2-3 दिन तक ना तकरीबन मंडे ट्यूसडे तक आपसे शेयर करूंगा जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनका नाम नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ताकि कम से कम आप एक दफा उनको नजर मार लें, उनकी अंग्रेजी आपको अच्छे तरीके से आती हो। अच्छा, नेक्स्ट किधर है यार? हाँ, 120 यार, 120 तो कई दफा रिवाइज हुआ है, बल्कि हम रोजाना ही असेसमेंट प्लीज रिवाइज करते थे। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न, ये क्या बन जाती है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। ऑटोमेटेड सिस्टम वाली बात तो अलग से आ जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है। एक और नोटिस है, रिटर्न जमा करवा दी है, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, टैक्स एब्सेंट का सफा जमा नहीं करवाया, कोई और सफा जमा नहीं करवाया, ये नोटिस है इनकम्प्लीट रिटर्न का। इनकम्प्लीट रिटर्न का नोटिस आए तो आपने 180 दिनों के अंदर जो है वो इशू कर सकता है कमिश्नर, साल खत्म होने के बाद जो 180 दिन है इसमें कमिश्नर इशू कर सकते हैं। अगर आपने डेफिशिएंसी पूरी कर दी तो आपकी रिटर्न मुकम्मल, वरना नामुकम्मल। अच्छा, इसके बाद 121 था, ये तो यार पता है, 4 सूरतों में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, लेकिन कल मुझे पता चला था, आपको ये भी नहीं पता। 114 का 3 किया था और 114 का 4 किया था। 114 के 3 में था 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी, मांगने के बावजूद जमा नहीं कराई। 114 के 3 का नोटिस आया, फिर भी आप ठंडे रहे। 114 के 4 का नोटिस आया, फिर भी आप ठंडे रहे, तो ये सजा मिलेगी आपको। क्या होगी आपकी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, इसके बाद थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में मेरे भाई एक सवाल आता है बहुत मशहूर जमाना, सर्कमस्टांसेस, या लिख लें सिचुएशंस। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, ये मोहतरम दी हुई है इसके 5 और 5A में। किन 2 सूरतों में हो सकती है? ऑडिट और प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सर्कमस्टांसेस। और दूसरा इसमें एक सवाल आता है टाइम लिमिट्स। एक टाइम लिमिट मुझे लगता है 2 में बताई हुई है और एक 4 में बताई हुई है। टाइम लिमिट्स, ये 2 सवाल अक्सर आते हैं। क्या बोले? सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस जिसमें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाए, और दूसरी बात टाइम लिमिट, कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होनी है। टाइम लिमिट 2 और 4, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस 2, 5 और 5A। अच्छा जी, इसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन वगैरह।
हाँ यार, ये शो कॉज नोटिस वाला पॉइंट भी ना नया आया है काफी तफसील से। शो कॉज नोटिस याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, किस सेक्शन में? 122। तो अगर कभी शो कॉज नोटिस की कहानी चल पड़ी तो 122 जहन में लाके यहां से फिर आपने सवाल का सलूशन ढूंढना है। तो शो कॉज नोटिस जरा हाईलाइट कर ले, शो कॉज नोटिस पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, नोटिस नहीं है ये, शो कॉज नोटिस। वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसे हमने बार्किंग कहा था। रिवीजन बाय कमिश्नर क्या होता है? कमिश्नर अपने छोटे का 120, ये लिखा हुआ है आपने 121 और 22, कमिश्नर अपने छोटे का 121 और 122 वाला ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। रिवाइज, आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मॉडिफाई, मॉडिफाई कुछ और है, रिवाइज कर सकता है। अच्छा, रिवीजन बाय कौन सा कमिश्नर? चीफ कमिश्नर। वो ये खास सिनेरियो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट वाला कोई पता नहीं यार, ये भी नया आया है, बिल्कुल ये भी आ सकता है, ये तो आने का बहुत चांस है। ये नया सेक्शन आया है इस वक्त ताज़ा 122 डी, जिसकी पावर पॉइंट स्लाइड भी शेयर की थी आपसे। 122 डी, इसमें सिनेरियो क्या था? इसमें एक बात याद रखिएगा यार, जब आपको ना, जब आपकी होती है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, उससे पहले आपको शो कॉज नोटिस आता है, उससे पहले आपका ऑडिट होता है। तो इससे पहले जो शो कॉज नोटिस आते हैं ना, तो फर्ज करें शो कॉज नोटिस इस दिन आ गया, अब आप चाहते हैं मेरी अमेंडमेंट हल्की हो, तो इस अरसे में आप एक कमेटी बना सकते हैं। ये एडीआरसी नहीं है, इसमें रिप्यूटेबल बिजनेसमैन नहीं बैठता, इस एडीआरसी टाइप कमेटी नहीं है, इसमें सीए के 10 साल तजर्बा नहीं बैठता, इसमें एफबीआर के बंदे बैठते हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ये घर की बात है, ये बाहर के बंदे नहीं बैठते इसमें। फिर आप कमेटी बना सकते हैं जो शो कॉज नोटिस के बाद और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट से पहले जरा अमेंडमेंट असेसमेंट को हल्का करने के लिए होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमेटी बना दें तो कमिश्नर को शो कॉज नोटिस का जवाब ही ना दें, कमिश्नर को शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करें और कमेटी अलग से बनाने की रिक्वेस्ट करें। ये बात पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, ये पढ़ें, पहली लाइन में लिखी हुई थी। लेकिन ये किससे किसके दरमियान होती है? इफ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग show cause notice intends to settle his case, he may file offer of settlement mukmuka before assessment oversight committee। इसका नाम है assessment oversight committee। in addition to filing reply to commissioner, समझ आ गया? कमिश्नर को तो रिप्लाई कर दें आप, लेकिन एक और एफबीआर का रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे लिए क्या बना दो? कमेटी बना दो। अच्छा जी, माशाल्लाह। 123 प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, किसी को याद आ रहा हो ये क्या थी? हुकूमत ने कोई एसेट कब्जे में ले लिया तो प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो, भाईजान इसकी अपनी टाइम लिमिट्स हैं या जनरल टाइम लिमिट्स लगाएंगे? अपनी टाइम लिमिट्स हैं, जहां अपनी टाइम लिमिट्स हो वहां अपनी लगाइए, वरना जनरल 122 वाली हैं। ओके, अच्छा भाई, ये 120 तो हो गई एज्यूम्ड असेसमेंट, ये हो गई बेस्ट जजमेंट, ये हो गई अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। इसमें हमने सर्कमस्टांसेस भी देख लिए, टाइम लिमिट्स भी देख ली, बेस्ट जजमेंट की सर्कमस्टांसेस भी हैं, टाइम लिमिट्स भी है, 5 साल है इसकी। ये वही जगह जहां फ्रॉम द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना होता, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर देखना होता है। अच्छा, रिवीजन बाय कमिश्नर होगी, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर होगी, एग्रीड असेसमेंट होगी, अभी जो पड़ी थी, प्रोविजनल असेसमेंट, असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और एविडेंस ऑफ असेसमेंट। ये वो था कि असेसमेंट ऑर्डर फाड़ के फेंक नहीं देना अगर फॉर्म पे ना हो, कमिश्नर के असेसमेंट ऑर्डर को वेटेज देनी है। डन। और ये भाईजान अपील तो, अच्छा ये देखें आप, कमिश्नर अपील के 3 सेक्शन है और एपलेट ट्रिब्यूनल के 2 सेक्शन है। ओ बीच इधर तो एपलेट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशन आ रही है ना, एपलेट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशन आ रही है। आप फील करेंगे इन तीनों को इसने इन 2 में मर्ज कर दिया। इधर है अपील टू कमिश्नर अपील, प्रोसीजर इन अपील, डिसीजन इन अपील, और इधर है अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल और डिस्पोजल ऑफ अपील बाय एपलेट ट्रिब्यूनल। डन। कमिश्नर अपील के पास आपने कितने दिनों में जाना होता है? 30 दिनों में। उसने फैसला 120 दिन में सुनाना होता है। एपलेट ट्रिब्यूनल में आपने कितने दिनों में जाना होता है? 60 दिनों में। और उसने फैसला, एक चार्ट था पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1, उसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। कमिश्नर अपील के पास जाएं, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएं या हाई कोर्ट के पास जाएं, स्टे ऑफ रिकवरी ले सकते हैं, यानी आप इजाजत ले सकते हैं कि मैं टैक्स जमा ना करवाऊं। ये 30 जमा 30 की इजाजत देगा, ये 180 दिन की इजाजत देगा, हाई कोर्ट 6 महीने की इजाजत देगा शायद। अच्छा जी, यार हाई कोर्ट के लिए ना रेफरेंस का लफ्ज है
और उधर जाके देखिएगा, एक चीज मैंने यहां नहीं डाली हुई, सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन का लफ्ज है, हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस का, अपील का लफ्ज नहीं है, हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस का और सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन का लफ्ज है। अच्छा, इन तीनों में आपको एपलेट ऑर्डर भी मिलेंगे। एपलेट ऑर्डर होता है कोर्ट का फैसला, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। इसके बाद भाईजान एडीआरसी है, रूल्स ऑफ एडीआरसी है, बर्डन ऑफ प्रूफ अभी पढ़े, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, ये जो मशहूर जमाना सेक्शन है 124, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, और पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर, अभी वो जो मॉडिफाई पिछले सारे सालों की मॉडिफिकेशन डन। अच्छा, अब जी इसके जो पास्ट पेपर है ना, उसकी अब मैं कोई 15-20 मिनट की आपसे डिस्कशन शेयर कर लूंगा, ठीक है, इसी लेक्चर का पार्ट ए या पार्ट बी करके कुछ भी किसी नाम से, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा। तो ऑनलाइन वालों को तो वैसे ग्रुप में बता दिया करूँगा, आपसे कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो आप लोग ये कीजिएगा कि एक दफ़ा ना बस वेबसाइट ओपन करके देख लिया करें रात को, या एक दिन बाद रोज़ाना बेशक एक दफ़ा बस वेबसाइट ओपन करके देख लिया करें, जो अनाउंसमेंट हुई मैं वहाँ आपसे कर दिया करूँगा। अच्छा, अगली बात मोहतरम ये है कि एक चैप्टर है हमारी किताब में 20, जिसमें सारी बातों की एक समरी दी हुई है। भाईजान कोई ग्रिड नहीं है, सेल्स टैक्स से 30 नंबर का सवाल आता है, पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल आता है, पूरे इनकम टैक्स में से 60 नंबर का सवाल आता है। उसमें ये नहीं कहा सकता कि पूरे 60 में से बिजनेस का कितना आना है, पूरे 60 के अंदर से रिटर्न असेसमेंट अपील का कितना आना है, कोई पता नहीं कहाँ से कितना आना है। हाँ जी, चैप्टर 20 की तरह समरीज वाला। अभी मैं आपसे कुछ डिस्कशंस शेयर करूंगा, आपको पास पेपर्स की डिस्कशंस, पेपर आपको खोल के दिखाऊंगा, उसके पैटर्न शेयर करूंगा, ये वीडियो छोटी छोटी आती रहेंगी। जी बोलें, चैप्टर कौन सा है? 20 किधर है, इधर किधर है? तो यार मैं आपको ये बता रहा था कि नोटिस हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, पेज 429 पे। एक तो 12 महीने से कम वाले को कमीशन नोटिस भेजेगा, हैं एक 12 महीने वाले को नोटिस भेजेगा, पेज 429। एक बंदे को नोटिस भेजेगा कि तू मुझे क्या जमा करा, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा। एक बंदे को नोटिस भेजेगा कि तू बिजनेस तूने डिसकंटिन्यू कर दिया, तूने मुझे नहीं बताया, अब तू रिटर्न जमा करवा। और उसके बाद नोटिस टू टैक्स पेयर वेयर द रिटर्न इज नॉट कंप्लीट, 120 याद है, वेयर द अज्यूम्ड असेसमेंट। तो कितने किस्म के नोटिस आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 में से कोई भी नोटिस आया तो आपने पहले सोच लेना आ कौन सा रहा है। पहला कौन सा नोटिस है जी? 12 महीने से कम। दूसरा कौन सा नोटिस है? बस रिटर्न जमा करवाने का नोटिस। तीसरा कौन सा नोटिस है? वेल स्टेटमेंट। चौथा कौन सा नोटिस है? आपने नहीं बताया मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर कमीशन नोटिस भेजेगा भाईजान आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया पता चला। और आखिरी कौन सा नोटिस है? इनकम्प्लीट रिटर्न, 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसिंग है रिटर्न के, और कोई चीज मिसिंग है। अच्छा, और भाईजान इनकी ड्यू डेट भी लिखी हुई है, यानी इन पे आपने कब तक अमल करना होता है। उसके बाद ये आपको याद है कि अगर आप नोटिस से कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नॉट कंप्लाइंग विद नोटिस, बोले याद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नॉट कंप्लाइंग विद नोटिस, कल पढ़ाया है। अगर आप 12 महीने से कम के रिटर्न का नोटिस आए फिर भी जमा ना करवाएं तो आपकी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट। और अगर आपके 114 के 4 का आया फिर भी आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो क्या होगी? बेस्ट जजमेंट। आपने बेस्ट स्टेटमेंट कहने के बावजूद जमा नहीं करवाई तो आपकी क्या होगी? वेल जजमेंट, बेस्ट जजमेंट। और अगर आपने इनकम्प्लीट डाटा जमा नहीं करवाया तो मैंने कहा था रिटर्न आपकी क्या समझ ली जाएगी? इनवैलिड समझ ली जाएगी। ये नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। डन। इसी तरह अगले सफे पे जितना अपील्स का चैप्टर है ना उसकी सारी टाइम लिमिट्स दी हुई है अगले सफे पे। 121 122 तो याद है ना, 5 साल, 5 और 1 साल, विच एवर इज लेटर। फिर आज देखें आज क्या पढ़े हमने, कल 124 का 1 2 और 4 पढ़े। रिफंड के केस में आपको मैंने बताया था, डायरेक्ट रिलीफ के केस में कितने महीने हैं? डायरेक्ट रिलीफ के केस में बताया था 2 महीने हैं। सेट असाइड के केस में बताया था 1 साल है। और जनरल टाइम लिमिट्स मैंने क्या बताया था? 2 साल है। डन। तो ये टाइम लिमिट्स की थोड़ी सी समरी दी हुई है। पास पेपर्स पे आ जाए चैप्टर 15 के।
जुबैदा, ये क्वेश्चन नंबर ना लिखते रहना, फिर मुझे बता देना कौन कौन से मैंने कराए हैं साइड पे ना, रजिस्टर पे। जुबैदा इज ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस एज अ वेडिंग इवेंट प्लानर सिंस 12 साल। माशाल्लाह 12 साल का तजर्बा है शादियां मैनेज करने का। शी हैड फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2007 की कंप्लीट रिटर्न जमा करा दी 20 अगस्त। तो बाजी छा गई आप, 30 सितंबर 2007 से पहले पहले रिटर्न जमा करानी होती है, आपने तो 20 अगस्त को जाकर रिटर्न जमा करा दी। कमाल, आई रियली अप्रिशिएट। ऑन 1 सितंबर 2012 कमिश्नर सर्व्ड अ शो कॉज नोटिस। भाई जान शो कॉज नोटिस किस सेक्शन में है? सिर्फ 122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। कमिश्नर इशूड अ शो कॉज नोटिस। इससे पहले शायद कमिश्नर को ने ऑडिट किया हो, या शायद इससे पहले पता चला हो कमिश्नर को कि इसने कोई ऐसा काम किया जो प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे। नोटिस आ चुके हैं बाजी, भाईजान बार्किंग शुरू हो गई है। He served a show cause notice requiring to explain। बाजी बताएं आपको जो पैसे आए थे, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे शादियां करा करू के 2007 के अंदर, वो पैसे जरा बताएं, उनकी डिटेल दें हमें। जुबैदा कहती है मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से कि कमिश्नर को इतनी लेट ये याद आया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कमिश्नर को बहुत लेट याद आया, बहुत देर कर दी कमिश्नर तूने आते आते, वरना तेरी शादी भी करा देती। बताएं जी अब क्या करें, बहुत देर से कमिश्नर को याद आया है। बता दें ये शो कॉज नोटिस वैलिड है या इनवैलिड है? भाई जो सेक्शन है उसकी टाइम लिमिट्स देख लेते हैं। जो सेक्शन है उसकी टाइम, कौन सा सेक्शन है? 122 सेक्शन की टाइम लिमिट्स देख लेते हैं। पहली दफा छेड़ा है जुबैदा को, या जुबैदा को जो है वो पहले भी हमने इसकी यार तू हंस रहे हैं, स्लिप ऑफ। अच्छा जी, साल केड़ा है? 2007। जबानी सोचें या पेपर में डायग्राम में बनाएं? जबानी सोच लें। 2007 है, 2007 की रिटर्न कब जमा कराएंगी बाजी? 2008 में। 2008 की आखिरी तारीख 30 जून 8, 30 जून 8 से आगे 5 साल गिने। 30 जून 9, 10, 11, 12, 13 जुबैदा फंस गई तू। 30 जून 13, 30 जून 13 तक हो सकता था जुबैदा, ये तो 1 सितंबर 12 को हुआ है। कुछ नहीं होता जुबैदा, ही इज जस्टिफाइड, यू आर रॉन्ग बाजी। तो लिखें एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। रिटर्न जमा करा दी हुई है ना, तो असेसमेंट ऑर्डर तो वो ज्यूम वाला बन गया हुआ इसका। एन असेसमेंट ऑर्डर, ये मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ भाईजान, मैं कोई चीज नहीं लिखवा रहा, मैं आपको 122 का 2 लिखवा रहा हूँ, बस टाइम जाया कर रहा हूँ आपका 122 का 2 लिखवा के। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ, भाईजान का मूड नहीं लिखने का। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which assumed assessment order is issued। ना return has furnished नहीं जहां लिखा हुआ था, in which assumed assessment order is issued। अच्छा वो लिखवा दिया 5 years from the end of the financial year क्लास मैंने। therefore in this case शो कॉज नोटिस की बात आपको पता है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ही होनी है। therefore in this case amended assessment order can be issued by 30 जून 2013। That is 5 years from the end of 30 जून 8। 30 जून 8 से क्यों मैं गिन रहा हूं, अगले साल से गिनते हैं। That is 5 years from the end of 30 जून 2008। अब सवाल, एग्जैक्ट सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। एग्जैक्ट एडवाइस जुबैदा अबाउट द वैलिडिटी ऑफ नोटिस। जुबैदा को तो इन दिस केस द नोटिस इज वैलिड। इन दिस केस द शो कॉज नोटिस इशूड बाय कमिश्नर इज। अच्छा ये ना आदत डालें यार, आप तो बड़े हो गए हैं, इसमें से अंग्रेजी उठाया करें कंक्लूजन देते हुए। इन दिस केस, ये मैं सारी टेक्निक्स कुछ थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा छोटी मोटी वीडियोस में। इन दिस केस शो कॉज नोटिस इशूड बाय CIR, इस तरह के अल्फाज तो वहां से उठाए ना प्रॉपर। शो कॉज नोटिस इशूड बाय CIR अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। डन। और आखिर में लिख दें हम जुबैदा के काम में उसके साथ शरीक हैं। वो भाई हम क्यों शरीक हैं, जाए जो मर्जी करें, वो शादियां करा रही है, वो कमा रही है, हम नहीं शरीक उसके काम में। अच्छा जी, क्वेश्चन
19 किया है हमने। इसके बाद ओए 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 क्वेश्चन 29। भाई अब लिख रहे हो क्वेश्चन अलग से? क्वेश्चन 29, लिस्ट द सिचुएशंस अंडर व्हिच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी फर्दर अमेंडेड। कौन सा सेक्शन ज़हन में आ रहा है? ओरिजिनल कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। 122। क्या बताना है इसमें? सिचू भाईजान ये कमरा है, ये घर है, ऐसा ही है। घर है, घर का क्या मतलब है? घर का मतलब है 122, कमरे का मतलब है 5 और 5 है। डन। List the situations under which assessment can be amended or an amended can be further amended. भाई इसमें याद रखिएगा, रशीद की तरफ देखें जरा। कमिश्नर may amend और फर्दर अमेंड। पहली दफा भी कर सकते हैं ऑडिट करके और किया हुआ भी ऑडिट करके कर सकते हैं अमेंड। अच्छा ये ना बोंगी समझिएगा कि पहली दफा अमेंड ऑडिट करके कर सकते हैं और दूसरी दफा प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू करके कर सकते हैं, ये ना समझ लीजिएगा। पहली दफा भी ऑडिट करके अमेंड कर सकते हैं, दूसरी दफा भी ऑडिट करके अमेंड कर सकते हैं। और नीचे आए, पहली दफा भी अमेंड कर सकता है प्रेजुडिशियल की वजह से और दूसरी दफा भी अमेंड कर सकता है प्रेजुडिशियल की तरफ वजह से। तो मैंने तो इसकी हेडिंग दी हुई है सर्कमस्टांसेस, लेकिन उसने सवाल में लिखी है सिचुएशंस। कौन सी एशंस? अगला सवाल पढ़ें। कमरे को हाईलाइट करें और घर को हाईलाइट करें। मुल्क रहने दें। मुल्क तो पता है हमें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पता लगे पेपर में, पता ना चले सवाल सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का। ऑल्सो स्टेट दा, नहीं बताया होता है। ऑल्सो स्टेट द, ये जो बार बार नीचे लिखा होता है ये इसलिए लिखा होता है कब तक। ऑल्सो स्टेट द टाइम लिमिट्स विद इन विच द ओरिजिनल और प्रीवियसली अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। इन विच ओरिजिनल और प्रीवियसली अमेंडेड कैन बी। ओ भाईजान 2 सवाल हैं, पहले तो टाइम लिमिट बताएं। टाइम लिमिट भाईजान टाइम लिमिट है 2 में और 4 में, और मैं आपको बताऊं 2 4 दोनों पूछ रहे, ओरिजिनल और प्रीवियसली अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड, तो दोनों पूछ रहे हैं ना। तो इसकी 5 साल है और इसकी 1 साल या 5 साल, विच एवर इज लेटर। डन। अच्छा यार इधर लिख लें 30 का बी। 122 का 2 और 4 आपको आता है? 1 साल और 5 साल, विच एवर इज, ये आता है। ये ट्राई कर लेंगे सवाल होमवर्क में जरूर। अनवर ने 31 अगस्त 13 तक जमा कराई है और उसकी पहली अमेंडमेंट हो गई है, बताओ फर्दर कब तक हो जाए। ये कर लेंगे सवाल, कोशिश कर लेंगे ये डेट निकालने की, ये जरूर कीजिएगा सवाल। बाय विच डेट कमिश्नर कुड मेक द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। बाय विच डेट, फर्स्ट कब तक करें। और अगला सवाल बताएं कि फर्स्ट कर दी है, फर्स्ट की डेट दे दी, और फिर सेकंड कब तक करें। तो इस पे आप लगाइएगा 122 का 2 और नीचे वाले पे लगाइएगा 122 का 4। आपको पता कैसे चला घर कौन से? अमेंडमेंट का लफ्ज। घर आपको पता ही नहीं चल सकता जब तक कि आप सारे घरों में यानी मोहल्ले में ना आ जाएं। ये तो मोहल्ला है, तो ये मोहल्ला है। मोहल्ला तो हर चैप्टर के शुरू में है, तो मोहल्ले में सारे घर पहले देख लिया करें, फिर घर पढ़ के पास पेपर के सवाल किया करें। भाई की मुस्कुराहट इतनी ज्यादा कि थोड़ी देर में बाहर आने लगी है। अच्छा आपको कह रहा हूं, आगे चलो। ये होमवर्क हो गया है या कभी भी नहीं होगा? कर लीजिएगा खुदा के लिए कभी। क्वेश्चन 31 कि किस किसने कब 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 रिटर्न जमा करवानी है। मेरे भाई यार जो मतलब फाइनल इनकम कमा रहे हैं ना, किधर है? नहीं फाइनल इनकम भी इधर थी, कोई थी फाइनल इनकम? नहीं थी, ठीक है। तो ये जरूर यार कर लीजिएगा। सॉल्यूशन में इसके सेक्शन के रेफरेंस दिए मैं,
ये 31 लिखे भाई ना आपने सोल्यूशन में, इसके सेक्शन के रेफरेंस दिए हुए हैं। बस फिर क्या मसला, चलें फिर आगे। अच्छा यार ये जो है ना 2 चैप्टर्स में से मिक्स सवाल था, ये वाला पोर्शन चैप्टर 4 में से है, और ये इंशाल्लाह कर लेंगे, ये मसला तो नहीं होगा। मैं एक लफ्ज़ आपको हाईलाइट कर दूं, कितने है यार लफ्ज़, हैदर सीज्ड हिज बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 117 सीज्ड हिज बिजनेस। तो कुछ भी नहीं है भाईजान, सवाल ऊपर कुछ है, नीचे कोई रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, सवाल को फारिग करके भी मैं रिक्वायरमेंट पढ़ सकता हूँ। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट हैदर शुड कंप्लाई विद ऑन सीजेशन ऑफ बिजनेस। 117 का 1 और 2 लिख के आना है, बस खत्म। 117 का 1 और 2 लिख के आना है। अच्छा, और ये चैप्टर 4 का सवाल है यार, ये चैप्टर 4 का दूसरा वाला लिख लिया भाईजान आपने। 33 लेटेस्ट टर्म के कौन से, 35 हो गया सारा, 35 हो गया, 36 हो गया सारा, 36 हो गया, ओ 37 फारा गया यार। स्टेट द टाइम पीरियड विद इन विच एन अपील मे बी फाइल्ड टू कमिश्नर अपील। बताएं टाइम 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 30 दिन, 30 दिन के अंदर कर दे। टाइम पीरियड या डेट? टाइम पीरियड, डेट नहीं पूछी, टाइम पीरियड पूछा। कितने दिनों में? 30 दिनों में। किसको अपील कर सकते हैं? कमिश्नर अपील को। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट कमिश्नर अपील मे मेक। इसका नाम क्या था? एपलेट ऑर्डर। डिस्कस द डिफरेंट ऑर्डर्स दैट कमिश्नर मे मेक इन डिस्पोजिंग अपील। डिस्पोजिंग अपील एक सेक्शन है पूरा, डिस्पोजिंग अपील एक सेक्शन है डिसीजन इन अपील के नाम से। डिसीजन इन अपील, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। Explain what actions Commissioner Appeal may take for ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of payment of tax. Stay order 30 से 30 दिन का दे दे। आसान बातें हैं। पता नहीं सवाल ऊपर कुछ और चल रहा होता है, चिदादे का नीचे रिक्वायरमेंट सादा सादा होती हैं। ये पता नहीं चैप्टर में इसने किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ों को आप लिंक करना सीखेंगे। लेकिन जैसे मैंने जुबैदा वाले सवाल में कराया, लेकिन इसमें जो कहानी चल रही है आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ऊपर पड़े बगैर ही डिफरेंस ही है। डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू रुबीना फॉर डिफेंडिंग हर केस if commissioner appeal issues order confirming the assessment। confirming के नीचे मैंने 32 लिखवाया था या 20 लिखवाया था? confirm, modify, annul 32 लिखवाया था। 32 से तो टैक्स पेयर रोता है, मैंने कहा था आपको। कहती है कि रुबीना क्या करे, कमिश्नर अपील के का फैसला आ गया और रुबीना के खिलाफ है, क्या करे बेचारी? एपलेट ट्रिब्यूनल में चली जाए। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ चली जाए? एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल की पहली लाइन बस लिख देनी थी कि 1 नंबर का होगा, 1 2 नंबर, हाँ। तो ये जा सकती है उधर एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल जाने के बाद फिर हाई कोर्ट जा सकती है, इधर से डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती यहाँ से जन्नत की। अच्छा, पहले कब्र में, अच्छा कुछ की कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। अच्छा ओके, बस जिंदगी में ना किसी से नाराज ना होइएगा, लोगों को माफ करते रहिएगा, और जिंदगी में ये ना देखिएगा कि कोई मुझे इज्जत दे रहा नहीं दे रहा, फिर आप परेशान ही रहेंगे हमेशा। अच्छा जी, क्वेश्चन 37 हो गया, 36 हो गया, 35 हो गया, 34 हो गया, 33 हो गया, 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, 29 हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गए ना यार। 27 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, 25 का यार सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर हैज इशूड इज अज्यूम्ड असेसमेंट मे बी फर्दर अमेंडेड बाय कमिश्नर। बता दें सर्कमस्टांसेस जिसमें अज्यूम वाले को अमेंड किया जा सकता है, वही 122 और 122 का कौन सा? 5 और 5 है, 5 और 5 है। ये एक सवाल है, ये मैं आपको फिर किसी दिन करवाऊंगा। 25 का भी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिटरमिन द डेट बाय व्हिच अपील कैन बी फाइल्ड विद द डिटरमिन द डेट, टाइम पीरियड नहीं, डिटरमिन द। अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहे को सवाल आसान से आते हैं। डिटरमिन द डेट, आपने डेट बतानी है जिस जब तक अपील फाइल की जा सकती है। कमिश्नर अपील के सवाल पूछने पे आए थे, फिर जान भी ले लेते हैं। 13 नंबर के सवाल आ रहे हैं, सवाल इस चैप्टर में से पूछने पे आए तो फिर फुल जान लेता है बच्चे की। तो बताएं, डिटरमिन द डेट बाय विच अपील कैन बी फाइल्ड विद कमिश्नर अपील। लेकिन ऐसे भी पास पेपर मिलेंगे, उसमें आपको जो है वो 3-3, 4-4 नंबर के भी सवाल आए हुए हैं, जैसे ये आपके सामने अटेम्प्ट है, ऐसे भी अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगी। अच्छा चलें जी आगे बोले यार, दिन बताएं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द डेट बाय व्हिच अपील कैन बी
filed with Commissioner Appeal, where assessment order was made on 31 December and demand notice was served on 1 January. भाईजान असेसमेंट ऑर्डर जो होते हैं ना उसके साथ जुड़ा हुआ आता है डिमांड नोटिस। बिरयानी के साथ क्या आती है? सुना ही था बस आता है। अच्छा ये कौन सा है, क्या कहते हैं, ये कौन सा ऑर्डर है? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है। करें यार, खतरे चीजें क्लोज करें यार, किधर इधर उधर की बातें शुरू। पेज नंबर बता दें कमिश्नर अपील वाला। हाथ दोगे आप तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे मेरी बुक में है। उदासी हो जाएगी वैसे, ये क्लासें खाली होंगी तो मजा नहीं आएगा वैसे। ओके 127 बोले 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 यार। देखो ना, डेट ऑफ सर्विस नहीं, डेट ऑफ डिमांड नोटिस सर्व होने से आगे गिनना है ना। तो डिमांड नोटिस कब सर्व हुआ? 1 जनवरी को। तो यकम नहीं गिना करनी यार, यकम को तो आपको मिला है तो शाला 2 से आप दिन गिनने शुरू होंगे। तो 2 से दिन गिनेंगे तो 31 को पूरे हो जाएंगे, उंगलियों पे गिन लीजिएगा 2 से दिन। 31 जनवरी। उमैर देखो कॉपीज हो रही हैं, और उसको भी बुला के लाओ फहीम को। कितने थी यार, क्या करना था? हाँ बिल्कुल, तो सवाल लिख रहे हैं यार, कौन कौन से मैं करा रहा हूँ? और भी कोई लिख रहा है? हाथ खड़ा करके बता दे। नहीं लिख रहा, अल्लाह ही पूछे। अच्छा जी, क्वेश्चन 7। The ATIR has set aside the assessment order. The ATIR has set aside the assessment order. नहीं हो रही कॉपीज? The ATIR has set aside the assessment order. ATIR ने assessment order को क्या कर दिया है? Set aside. ATIR ने assessment order को क्या कर दिया है? Set aside. जरा टाइम लिमिट जल्दी से बता दें। Excellent. The ATIR has set aside the assessment order of the ATIR has set aside the assessment order, and order of ATIR was received by Commissioner on November 30, 2004. निकालें जी। Assessments giving effect to an order. पेज नंबर, हाँ बहुत में कॉपीज हो गई। अब कितनी देर लगेगी यार? जल्दी। ओके हाँ जी भाईजान, कौन सा? 330। वो यार मुझे डेट बताएं, डेट एग्जैक्ट। और नहीं मैं डेट, आप पीरियड नहीं बोलना। जब पीरियड पूछे वहां पीरियड, जहां डेट पूछे वहां डेट। डेट पूछे पीरियड पूछे, मैं जरा देख लूं पहले। सवाल कौन सा है यार? सवाल पढ़े, छोड़ें सारी चीजें। व्हाट आर द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 within which commissioner is required to pass an order? Commissioner will pass an order. जल्दी कॉपीज करा, जल्दी ईमेल आई है, जल्दी 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 लेके आ। To pass an order to give effect to decision of ATIR. भाईजान मैंने कहा था ATIR के फैसले के बाद वाला असेसमेंट ऑर्डर है ये। सर हमें कैसे पता चला? इसलिए कि टू गिव इफेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गिव इफेक्ट। इसका मैंने मतलब आसान कर, आफ्टर। ओ यार हद हो गई यार। ATIR has set aside the assessment order. And order of ATIR was received by Commissioner on 30 नवंबर 2004. सवाल क्या है? नहीं डेट नहीं पूछी हुई ना भाई। व्हाट आर द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? डेट नहीं पूछी हुई। टाइम लिमिट्स क्या है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बताई हुई। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, द न्यू असेसमेंट ऑर्डर विल बी इशूड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एपलेट ऑर्डर वाज सर्व्ड। इसको काट दें, ये कुछ एक पुरानी चीज थी, इसकी जरूरत नहीं है। ये 122 का सवाल है, लिख लें, ये 122 का सवाल है यार। ये सवाल पढ़ें। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग स्टे ऑफ डिमांड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल। स्टे ऑफ डिमांड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल। स्टे ऑफ डिमांड, कौन डिमांड करता है पैसे? किससे? किसने स्टे ऑफ डिमांड देना है? स्टे ऑफ डिमांड
कौन टैक्स जमा नहीं करा रहा होता? कौन टैक्स डिमांड करता है? कौन स्टे ऑफ रिकवरी या स्टे ऑफ डिमांड देता है? कोर्ट। कोर्ट कहते हैं स्टे कर दो, पैसे ना लो। तो स्टे ऑफ रिकवरी बतानी है किसके केस में? एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में। याद आ रहा हो तो बता दें, स्टे ऑफ रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में। पेज नंबर 328। ये लफ्ज लिखा हुआ है यहां, हाउएवर टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर स्टे ऑफ डिमांड या स्टे ऑफ रिकवरी। स्टे ऑफ रिकवरी यहां लिखा हुआ है और यहां उसने क्या कह दिया? स्टे ऑफ डिमांड। डिमांड कौन कर रहा होता है पैसे? कमिश्नर। तो कौन सा बनेगा? 100 नहीं, सेक्शन कौन सा बनेगा? 129 का, 131 का 5। वेल स्टेटमेंट कर लेंगे, हो जाएगी। अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देख लेंगे क्या है? कंडीशंस अंडर विच बेस्ट जजमेंट कैन बी मेड 4। तो ये थे जी सवाल इस चैप्टर के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। डेली 10 मिनट चल देंगे, डेली 10 मिनट दे दिया करेंगे। पहले सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे डिस्कस, और फिर उसके बाद चैप्टर 19 के, और फिर हमारी अब ये 6-7 दिन की जो हमारी जो क्लास होनी है 6-7 घंटे की, इसकी टाइमिंग मैं शेड्यूल सारा देख के आपको बता सकूँगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि इससे पहले हो जाए, मॉक से पहले, लेकिन अगर कुछ दरमियान में करनी पड़ी या कुछ ऐसा करना पड़ा तो फिर भी मजबूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पहले ही हो जाए, यानी अगले वीक में किसी दिन सैटरडे संडे को या किसी दिन भी हो जाए, फ्राइडे को मैसेज करवा दूंगा, वेबसाइट पे भी लगा दूंगा। ठीक है, चलें। ठीक है, बस अब जिस तरह शुरू से हमने चीज़ें पढ़ी थी, आप पहले सेल्स टैक्स और पहले 3 चैप्टर अभी ताज़ा हैं, उनको जो है वो कवर अप कर लें। उसके बाद जो है वो हेड्स ऑफ इनकम और फिर बाकी, लेकिन लॉसेस का चैप्टर भी साथ ही कर लीजिएगा क्योंकि लॉसेस का चैप्टर ताज़ा होगा। ठीक है, ओवर करूँ। अस्सलाम वालेकुम।